है ना। नए पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे आगे कौन हवाल। तो इस प्रकार से बिहारी की एक दोहे ने ही जगा दिया। अकबर से संधि का मन बना लेने वाले महाराणा प्रताप को कवि के एक पत्र की 2 पंक्तियों ने ही उन्हें दृढ़ बना दिया। आल्हा काव्य पढ़ करके या सुन करके लोगों में जोश आ जाता है। मतलब जब वीरता की कहानियाँ या हम वीरता की बातें मतलब सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जोश पैदा हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो हैं कि ढोलक की थाप मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती थी, कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए उनकी चर्चा की गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आकाश से टूटकर यदि कोई भाव उतारा पृथ्वी पर आना भी चाहता, तो ये वाला क्वेश्चन जो पढ़ाया था अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है वैसे ही इसमें कुश्ती की भी कमेंट्री की गई। कमेंट्री आप समझते हैं ना, जो वहाँ पर बैठ के बोलते हैं वो लोग सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना। तो जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है वैसे ही इसमें कुश्ती की भी कमेंट्री की गई है। तो आपको दोनों में क्या समानता और क्या अंतर दिखाई देता है बताइएगा। तो क्रिकेट में कमेंट्री के लिए व्यक्ति की नियुक्ति होती है कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है मतलब उसके लिए नियुक्त किया जाता है कि ये व्यक्ति कमेंट्री करेगा, इसके लिए कमेंट्री करेगा। तो और उसके द्वारा की गई कि जो कमेंट्री होती है उसका प्रसारण किया जाता है। और कुश्ती में भी कमेंट्री की गई है, कुश्ती में भी कमेंट्री की गई है। समानता केवल इतनी है कि दर्शक सफलता पाने वाले खिलाड़ी की प्रशंसा करते हैं। दर्शक जो होते हैं दर्शक जो होते हैं सफलता जो व्यक्ति प्राप्त होता है उस खिलाड़ी की प्रशंसा करते हैं। उनके उत्साहवर्धन के लिए वो लोग तालियां बजाते हैं, अपने अपने पक्षों में बढ़ जाते हैं कि कोई जाता है कि कुश्ती में कोई जीत जाए, कोई कहता है ये हार जाए। तो यहाँ भी 2 पक्ष होते हैं कि कुश्ती में कोई कमेंटेटर निश्चित नहीं होता और कमेंट्री करने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती, ना यहाँ पर कोई प्रसारण की सुविधा होती है। प्रसारण की यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं होती है। ठीक, अब ये तो आ गया बुक्स से आ गया। अब देखिएगा इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रात के भयानक सन्नाटे में पहलवान की ढोलक क्या करिश्मा करती थी। तो रात के भयानक सन्नाटे में पहलवान की ढोलक जो थी आशा और सफलता, आशा और उनमें जीवंतता भरती थी। मानो रात की भयंकरता को ललकारती थी। वह मृत्यु से जूझते हुए लोगों के निराश हृदय में संजीवनी शक्ति भर देती थी। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि महामारी से पीड़ित गांव की दुर्दशा का चित्रण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महामारी से पीड़ित गांव की दुर्दशा क्या चित्रण करिए, मतलब गांव की दुर्दशा कैसी थी। तो लेखक के गांव में महामारी जो थी पूरी तरह फैल गई। मलेरिया और हैजे ने उन सबको अपनी लपेट में ले लिया। रोज़ 2-4 लाशें वहाँ से उड़ जाती थीं। दिन भर लोग खांसते और सारा दिन कराहते रहते थे। खांसी के मारे उनका बुरा हाल हो गया। शरीर में इतना भी दम नहीं था कि वे चिल्ला भी सकें, कुछ बोल सकें, मतलब इतना भी दम नहीं रहा। यहाँ तक कि माताएं जो थीं अपने मरते हुए बच्चे को बेटा कहने की भी शक्ति उनमें नहीं थी। कोई वॉमिटिंग मतलब उल्टी कर देता था और कोई हे राम हे भगवान की पुकार लगाता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बच्चे भी दुर्बल कंठ से माँ माँ कह करके पुकार करके रो पड़ते थे। और हालत इतनी बुरी थी कि रात होते ही वातावरण में भयानक सन्नाटा छा जाता था। अंधेरी रात जो थी आंसू बहाती प्रतीत होती थी। सियार, उल्लू और कुत्ते जो थे वो मिलकर रोते थे, जिससे कि रात की भयानकता जो थी और भी बढ़ जाती थी। रात की भयानकता
और भी बढ़ जाया करती थी। जब कहते हैं कुत्ते रोते हैं तो कुत्तों का रोना, उल्लुओं का रोना जो है अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कुत्ते रोते हैं तो उल्लू रोते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाएगी, यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो महामारी से पीड़ित गांव की दुर्दशा का चित्रण करना है। रात के भयानक सन्नाटे में पहलवान की ढोलक क्या करिश्मा करती थी। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन आता है, लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती में किसे समर्थन मिल रहा था, किसे समर्थन प्राप्त हो रहा था और क्यों प्राप्त हो रहा था। तो लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती जब प्रारंभ हुई तो आसपास जुटे हुए राज्य के कर्मचारी और अन्य लोग जो थे चांद सिंह का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि चांद सिंह से कोई हारता ही नहीं था, तो चांद सिंह का ही वो बार बार समर्थन कर रहे थे। क्यों? कारण था कि लुट्टन सिंह को कोई जानता नहीं था। अचानक वो दंगल में उतर आया था। जब उसने देखा कि सब लोगों को इसने हरा दिया है तो वो क्या था, वो अचानक ही आ गया कि हम इससे कुश्ती करेंगे। तो चांद सिंह पहले से ही बहुत मशहूर पहलवान था और वह जो था उसको शेर के बच्चे की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी थी। अतः वह लोगों के मन में अच्छी तरीके से बस चुका था। स्वाभाविक रूप से लोग उसी को जीतता हुआ देखना चाहते थे। मतलब जो लुट्टन पहलवान था वो मतलब सब लोग उसको जानते थे, सभी लोग उसको जानते थे और लुट्टन सिंह को कोई जानता नहीं था। वो तो अचानक दंगल में उतर करके आ गया था और लुट्टन सिंह जो था वो शेर की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी थी और वह सब लोगों के मन में बस चुका था। स्वाभाविक रूप से लोग जो थे उसे जीतता हुआ दिखना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से उसे लोग जीतता हुआ दिखना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट वगैरह वाले, और देखिएगा एक जो है CBSE में 2011 में पूछा गया था। क्या मतलब पहलवान लुट्टन सिंह को राजा साहब की कृपा दृष्टि कब प्राप्त हुई, वह उन सुविधाओं से कैसे वंचित हो गया। तो कहते हैं कि पहलवान लुट्टन सिंह को राज साहब की कृपा दृष्टि कब प्राप्त हुई, मतलब कृपा दृष्टि उनको तब प्राप्त हुई जब उसने श्यामनगर के दंगल में पंजाबी पहलवान चांद सिंह को चारों खाने उसने चित्त कर दिया। चारों खाने चित्त होने से क्या हुआ कि राजा साहब ने उनसे राजकीय सुविधाएं प्रदान कर दी और उस सुविधाओं से वंचित कैसे हो गया। उन सुविधाओं से जब राजा साहब की मृत्यु हो गई और उसके बेटे ने राज्यकाल संभाल लिया तो उसने लुट्टन सिंह की छुट्टी कर दी। उसे घुड़दौड़ का शौक था, अतः उसने लुट्टन सिंह की सारी सुविधाएं छीन, जो उसको राज दरबार में मतलब सुख सुविधाएं प्राप्त थी, वही उसने सारी सुख और सुविधाएं उससे छीन ली। ठीक है, तो उसने लुट्टन सिंह को राज पहलवान किसने बनाया, उसका विरोध करने वाले कौन थे। तो लुट्टन सिंह जो था राजा साहब ने स्वयं उसे राज पहलवान नियुक्त कर दिया। उसका विरोध करने वाले थे राज दरबार के जो पंडित थे और राजा के मैनेजर थे, वही उनका विरोध करते थे। ठीक है, और इसके बाद अब पढ़ाएंगे हम लोग लास्ट डे नेक्स्ट।